today we are discuss about care of patient with immobility using nursing approach. Okay, so सबसे पहले हम जानेंगे immobility क्या होता है. ठीक है, तो anyone can tell about immobility. What is the definition of immobility? Yes. So immobility is the inability to move any part of the body or whole body. Okay, so immobility and complete bed rest can lead to life threatening physical and psychological complication and consequences. ठीक है, इमोबिलिटी या फिर प्रोलॉन्ग बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं उनमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वी विल डिस्कस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी सच एज स्किन ब्रेकडाउन, प्रेशर अल्सर, कॉन्ट्रैक्चर, मस्कुलर वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, निमोनिया, venous stasis etc. can be prevented or minimized through care of patient with immobility using nursing approach. ठीक है, तो हम जानेंगे एक एक करके ये क्या होता है. ठीक है, तो स्किन ब्रेकडाउन क्या होता है. ठीक है, एनीवन कैन टेल अबाउट स्किन ब्रेकडाउन? नो. ओके, so skin breakdown occurs when skin is deprived of blood flow. ठीक है, जब स्किन में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है. ठीक है, और वहाँ पे अल्सरेशन होना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है कि स्किन सरफेस जो होता है वो जैसे देखोगे ना तो वो अल्सर मतलब छीला हुआ टाइप का होता है. ठीक है, तो वो वहाँ पे स्किन जो होता है वो डैमेज हो जाता है. इसको हम लोग स्किन ब्रेकडाउन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर. What is the other name of pressure ulcer? और yes, good. So ये उन पेशेंट में होता है जो कि प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट होते हैं. ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से हाँ बेड पे हैं, जिनको बहुत मतलब सीवियर इलनेस हुआ पड़ा है, तो वो बेड पे रहते हैं कंटिन्यूअस. उनका पोजीशन अगर हम चेंज नहीं करते हैं मतलब वो कंटिन्यू अगर सेम पोजीशन पे है. ठीक है, तो उनमें क्या होता है ना कि प्रेशर अल्सर होता है. जैसे इसमें होता है क्या कि जो भी हमारा जो साइट इसका होता है वो बोनी प्रोमिनेंस जैसे नी हो गया, हिल हो गया, सैक्रम हो गया, कॉकिक्स हो गया, एल्बो हो गया, तो इन सब में मतलब यहाँ पे वो प्रेशर अल्सर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. ठीक है, ओवर बोनी प्रोमिनेंस. ठीक है, तो इसका वही हो गया. नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्चर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर के बारे में जानते हो? इट इज़ दी परमानेंट टाइटनिंग ऑफ मसल, टेंडन एंड टिश्यू, जो भी नियर बाई टिश्यू होते हैं स्किन के. ठीक है, तो उनमें एक होता है ना क्या कि मतलब टाइटनिंग हो जाता है जिसकी वजह से मसल जो होता है ना हम स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, जो जॉइंट होता है वो स्टिफ हो जाता है. ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्चर. उसके बाद है हमारा मस्कुलर वीकनेस, वही मसल वीक हो जाएगा जिसकी वजह से चांसेस होता है कि मतलब इन्फेक्शन एंड ऑल मतलब बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन है. तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है ना कि जो पर्सन इमोबाइल होते हैं. ठीक है, जो मतलब मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं उनमें क्या होता है ना कि ये क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाता उनमें. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से मसल जो होता है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जैसे तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो स्फिंक्टर का जो ओडाई होता है ना, ओडाई ऑफ स्फिंक्टर, तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के कारण क्या होता है ना कि तुम्हारा जो भी बॉबल या फीसेस जो भी है वो अच्छे से इवैक्यूएट नहीं हो पाता है. ठीक है, वो स्टक हो जाता है, तो उसके वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा. और एक ये भी रीज़न है कि अगर जो पेशेंट है, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा इमोबाइल पेशेंट होते हैं वो फूड इंटेक भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ निमोनिया. तो निमोनिया हम किसे बोलते हैं? इन्फेक्शन ऑफ लंग. ठीक है, या तो फिर बोथ लोब हो गया या फिर वन लोब ऑफ लंग हो गया. ठीक है, वहाँ पे वो भी होता है. इसके साथ साथ उसमें क्या होता है ना कि फ्लूइड भी मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं. अगर फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होने का चांसेस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होगा. ठीक है,
नेक्स्ट वन है वीनस स्टैसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा ये लंग के लेग जो हमारा पैर है, ठीक है, लेग है, वहाँ उसके जो वेन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस एंड ऑल मतलब वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको हम लोग वीनस स्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ नर्सिंग केयर टीम एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक फिजियोथेरेपिस्ट प्रमोट क्लाइंट मोबिलिटी एंड प्रिवेंट इमोबिलिटी वेनेवर पॉसिबल, ठीक है। जो भी नर्सिंग केयर टीम के मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है, जो कि डिफरेंट टेक्निक के साथ वो मतलब पेशेंट को इमोबाइल मतलब प्रिवेंट करते हैं और वो मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, ठीक है। सो सिस्टम वाइज है ये। फर्स्ट वन है रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो मतलब जो भी होते हैं, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड एटेलैक्टेसिस होता है। व्हाट इज एटेलैक्टेसिस? एनीवन? एटेलैक्टेसिस सिट डाउन। हाँ नहीं, एटेलैक्टेसिस बोल रहे हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं, एटेलैक्टेसिस, ठीक है। हाँ, वो होता है पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ वन और बोथ लंग, ठीक है, वो होता है, उसको बोलते हैं एटेलैक्टेसिस, ठीक है। और इसका मेन कॉज होता है निमोनिया, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन है तुम्हारा, तो तुम मतलब क्या होता है, चांसेस होता है कि मतलब इन्फेक्शन है, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया, तो वहाँ पे होता है कि लंग कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन हमारा है उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है ना कि वो एक कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है कि जो भी लंग में आर्टरी है हमारा, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉट के कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता लंग में, ठीक है। तो वहाँ पे वही है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा वीनस स्टैसिस में क्या होता है कि लंग का जो लेग का जो मसल होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो इमोबिलिटी के पेशेंट में क्या होता है ना कि लेग का जो मसल होता है अच्छे से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वीनस ब्लड फ्लो जो होता है ना वो मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके वजह से एक मेन रीज़न है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पोस्टरल हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। पोस्टरल हाइपोटेंशन को हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कंटिन्यू कोई भी पेशेंट है वो एक पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, अगर तुम उसको अचानक से उसका पोजीशन चेंज करोगे तो वहाँ पे बीपी फॉल होने का चांसेस होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन ये देखना है ना कि जब भी तुम वैसे पेशेंट को का पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसको जैसे अगर वो मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसको पहले धीरे से उसको उठाना है, उसके बाद फिर वहाँ पर अगर कोई बैठने की जगह या चेयर है तो तुम उसको उस पर बैठाओ पहले, ठीक है, उसके बाद फिर उसको मतलब खड़े करना है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे उसके पोजीशन को चेंज करना, नहीं तो उसका बीपी फॉल होने का चांसेस होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसके बाद कार्डियक मसल एट्रोफी है। तो इसमें क्या होता है ना कि कार्डियक मसल एट्रोफी का मतलब होता है बास्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग, ठीक है, मसल क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कार्डियक मसल जो होता है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे फिर चांसेस होते हैं कि हमारा ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस है। तो सेम चीज़ होता है जैसे हाइपोटेंशन में होता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में तो बीपी फॉल होता है, ठीक है, लेकिन इसका सिम्टम क्या होता है ना ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस का, उसको ना मतलब पेशेंट को चक्कर आएगा, ठीक है, अगर अचानक से तुम उसका पोजीशन चेंज करोगे। एक तो लाइट हेडेडनेस होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होगा फेंट भी कर जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
ठीक है। तो इसमें वही है कि जो भी डीप वेन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तुम्हारा, उसके वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, अच्छे सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। उसके बाद हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में हम देखते हैं अनीमिया, ठीक है। व्हाट इज़ अनीमिया? खड़े होके कोई बोलो। नो वन। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। देखो अनीमिया क्या होता है ना कि हम जो ब्लड है, ठीक है, तो उसमें हेल्दी आरबीसी का जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो भी होता है वो कम जाता है, ठीक है। जैसे ग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मल लेवल से जैसे लेस देन अगर 10 ग्राम पर डे अगर हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अनीमिया क्यों होता है, तो देखो अगर मोबिलिटी नहीं हो रहा है पेशेंट में, तो वहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है ना वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, बोन मैरो में। वहाँ पे क्या साइट है, वहाँ पे आरबीसी बनता है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस होता है, तो मतलब एक्युमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, उसके कारण क्या होता है ना कि वहाँ पे आरबीसी अच्छे से नहीं बन पाता, ठीक है, इम्पेयर्ड इरिथ्रोपोइसिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आरबीसी नहीं बन रहा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण उस पेशेंट में अनीमिया होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद हमारा है मेटाबॉलिक सिस्टम, जिसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे स्किन प्रेशर अल्सर, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, वो सेम चीज़ें हैं। देन है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें पेशेंट को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब वो कहता है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस होता है, ठीक है, और वो ना मतलब कुछ भी बोलोगे तो मतलब उसको रिस्पॉन्स में ना मतलब बहुत इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेशन एंड क्या हो गया, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेशन एंड सैडनेस, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरगेटफुलनेस है, तो इसमें क्या होता है ना कि ऑकेजनली इनएबिलिटी टू रिमेंबर थिंग, ठीक है, वो मतलब रिकॉल नहीं कर पाता है चीज़ों को, ठीक है, तो वो हो गया हमारा फॉरगेटफुलनेस। एंड कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम उसके बारे में क्लियर एक मतलब होता है ना, क्लियरली हम उस बारे में सोच नहीं पाते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी हो रहा है तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको लेके ना मतलब कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ें गलत है, ठीक है, तो वो हमारा कन्फ्यूज़न हो गया। उसके बाद है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन, उसमें क्या होता है ना, होल हो जाता है, वो एक मतलब बोन जो होता है वो वीक हो जाता है, मतलब उस ईजिली ब्रेकेबल हो जाता है, ठीक है, ईजिली वो ब्रेक हो जाएगा, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। फिर हम मसल एट्रोफी, जो अभी बताया मैंने कि वास्टिंग ऑफ मसल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वीकनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर भी वही टाइटनिंग ऑफ मसल हो गया, ठीक है। उसके बाद है रीनल, इसमें हो गया कैल्कुलाई, जैसे किडनी स्टोन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सॉलिड मास होता है, जैसे हार्ड मास ऑफ होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक या फिर किडनी कहीं भी वो मतलब फॉर्म कर सकता है। और वो किस चीज़ से बनता है, जैसे यूरिन में ही बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है, ये सब, तो इसके वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टोन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो मैंने भी डिस्कस किया, कॉन्स्टिपेशन। और फिर दूसरा है फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन में क्या होता है ना कि जैसे स्टूल जो होता है ना बहुत हार्ड हो जाता है, जैसे पहले क्या होता है कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद वो सीवियर रूप ले लेता है कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हार्डन स्टूल होता है वो बाहर निकल नहीं पाता है और रेक्टम में वो स्टक हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, उसी को हम लोग फीकल इम्पैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे केयर करना है, ठीक है, क्या इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए ऐसे पेशेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें यूरिनरी रिटेंशन होता है, यूरिनरी स्टैसिस होता है, रीनल कैल्कुलाई होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। व्हाट इज़ यूरिनरी रिटेंशन? यूरिनरी रिटेंशन होता है कि मतलब हम कम्प्लीटली मतलब वो पेशेंट क्या होगा ना, कम्प्लीटली मतलब ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाता है, ठीक है, हाँ। और यूरिनरी स्टैसिस में क्या होता है ना कि जैसे किडनी स्टोन हुआ, ठीक है, या फिर यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में स्टोन फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो क्या करता है ना, मतलब यूरिन के फ्लो को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, यूरिन बाहर आ ही नहीं पाएगा,
तो उसको हम बोलते हैं यूरिनरी स्टैसिस, ठीक है। और रीनल कैल्कुलाई वही हुआ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि मतलब इनएबिलिटी टू, मतलब वो क्या होता है ना, अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। जैसे वो वैरी करता है, जैसे पेशेंट अगर छींक रहा है, जैसे कफ हुआ, स्नीज हुआ या फिर हंस रहा है, ठीक है, तो वो ना उसका वो कंट्रोल नहीं रह पाता, मतलब उसका यूरिन एक्सक्रीट होता है, ठीक है, बाहर आता है, तो वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, ठीक है। तो हम इस पर क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट को वेल हाइड्रेट रखना है, ठीक है, जितना फ्लूइड उसको दे सकते हो दो, ठीक है। उसके बाद फिर एडिक्यूट हाइड्रेशन एटलीस्ट 1100 to 1400 ml ऑफ नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड्स डेली, ठीक है, हेल्प्स प्रिवेंट रीनल कैल्कुलाई एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड मतलब उसको चाय, ये सब कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब नहीं देना है, ठीक है। नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड हमको देना है, उसको मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट 1100 से 1400 ml ऑफ फ्लूइड उसको डेली देना है, ठीक है। उसके बाद है मेजर डॉक्यूमेंट एंड मॉनिटर द क्लाइंट्स इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, और जो भी मतलब कितना वो फ्लूइड ले रहा है, कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो वो सबको क्या करना है ना कि मेंटेन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन हुआ, इम्पैक्शन हो गया, डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट फीसेस हो गया, ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, या तो नॉर्मल पर्सन हुए या फिर पेशेंट ही हुए, तो वो नॉर्मल है कि मतलब फ्लूइड जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना लो, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको एक प्रोवाइड अ डाइट रिच इन फ्लूइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइबर टू फैसिलिटेट नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो उसको फाइबर रिच फूड देते हैं या फिर फ्रूट देते हैं, ठीक है, जैसे पपाया हो गया, ये सब तुम ला के दो पेशेंट को, जैसे उनको मतलब प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि उनका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है। उसके बाद है इनकरेज आउट ऑफ बेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग एम्बुलेशन अनलेस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, उनको इंकरेज करना है ताकि बेड से मतलब एक होता है ना एक्टिविटी वो करे, ठीक है, जैसे लेटे हुए हैं तो उनका मतलब थोड़ा भी एक्टिविटी हो लेकिन हो, ठीक है, जैसे एम्बुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, तो वो उनको करवाना है, ठीक है। और फिर रिकॉर्ड दी फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो मतलब बॉबल जो बाहर आया है, ठीक है, मतलब या फिर तुम बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी क्या है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, ठीक है, तो वो सब रिकॉर्ड करना है, ठीक है। If a patient is unable to maintain regular bowel patterns, stool softeners, cathartics और enemas are sometimes necessary, ठीक है। अगर पेशेंट फिर भी एक रेगुलर बॉबल पैटर्न नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे, ठीक है, जैसे लैक्सेटिव्स वगैरह हो गया, मेडिसिन आता है, ठीक है, तो वो सब तुम उनको दो ताकि वो स्टूल को सॉफ्ट कर दे और फिर इजिली वो डिफिकेट हो जाए, ठीक है, फिकस जो भी है। कैथार्टिक्स भी वही होता है कि इट इज़ सिमिलर टू लैक्सेटिव्स, जो कि मदद करता है, एक्सेलरेट करता है डिफिकेशन को, स्टूल को सॉफ्ट करता है ताकि वो इजिली फिर इवैक्यूएट हो सके, ठीक है। उसके बाद है इनीमाज, इनीमा के बारे में जानते हो? देखो इनीमा में क्या होता है ना कि रेक्टम के थ्रू हम फ्लूइड या फिर गैस जो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉबल को एम्प्टी करते हैं वहाँ से, ठीक है, वो इनीमा हो गया। उसके बाद हम आएंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दी बोन लॉस कैल्शियम एज अ रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटी। अगर पेशेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसका क्या होता है ना, बोन जो होता है, कैल्शियम होता है ना बोन में, वो लॉस होना स्टार्ट करता है, बोन जो होता है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, इजिली ब्रेकेबल हो जाएगा। फिर जॉइंट्स आर अफेक्टेड विथ स्टिफनेस, पेन, इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन एंड कॉन्ट्रैक्चर यूजिंग फूड ड्रॉप्स, ठीक है, जॉइंट जो होता है वो ना स्टिफ हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, एकदम हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाता है, ठीक है। और पेन भी होता है बोन में, ठीक है। उसके बाद इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन भी नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, मूव भी नहीं कर पाता, ठीक है, एकदम स्टिफ हो जाता है जॉइंट। उसके बाद है मसल्स आर एडवर्सली अफेक्टेड विथ वीकनेस एंड एट्रॉफी, ठीक है, मसल्स में मेनली क्या होता है ना कि मसल वीक हो जाता है और वहाँ पे जो भी मसल्स होता है वो थिनिंग मतलब बास्टिंग ऑफ मसल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे पेशेंट में क्या होता है ना कि उनको इंकरेज करना है ताकि वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करे, ठीक है, जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा रेंज ऑफ मोशन उनको इंकरेज करना है कि वो उनको करना है, ठीक है। और इफ़ अ पेशेंट इज अनेबल टू मूव पार्ट ऑल ऑफ द बॉडी, परफॉर्म पैसिव ROM एक्सरसाइजेस
फॉर ऑल इमोबलाइज जॉइंट वाइल बाथिंग द पेशेंट एंड एटलीस्ट 2 और 3 मोर टाइम्स अ डे, ठीक है। अगर पेशेंट कोई भी पार्ट मतलब मूव करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उनको कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जब भी पेशेंट जैसे बात लेते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब पैसिव आरओएम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करने के लिए इनकरेज करना है, ठीक है। और वो दिन में जैसे होता है ना 2 से 3 टाइम मतलब उनको करना है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर कैन बी प्रिवेंटेड विथ फ्रीक्वेंट एंड प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट इन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में रखना है, उनके बॉडी अलाइनमेंट को प्रॉपर करेक्ट पोजीशन में करके रखना है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जॉइंट डिसऑर्डर होते हैं वो खुद ब खुद मतलब प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द हैंड्स एंड फीट यूज ऑफ डिवाइस लाइक अ हैंड रोल एंड अ फुट बोर्ड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हैंड हो गया, फीट हो गया, ठीक है, एक मतलब हैंड रोल आता है, ठीक है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, तो ये सब यूज़ करना है। फुट बोर्ड हो गया, हैंड रोल हो गया, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चर जो होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें वही सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं, एटेलेक्टासिस हो गया, हाइपोस्टैटिक निमोनिया हो गया। देखो हाइपोस्टैटिक निमोनिया क्या होता है ना कि वैसे पेशेंट जो कि कंटिन्यू सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है, तो उनमें चांसेस होता है ना कि जो लंग का डॉर्सल रीजन होता है ना उसमें ना फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेशली उनमें जो कि सुपाइन पोजीशन पे कंटिन्यू लेटे हुए हैं, ठीक है। तो वो हो गया। और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि वो प्रिवेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनकरेज एंड इमोबाइल पेशेंट टू डीप ब्रीथ एंड कफ एवरी 1 to 2 आवर, ठीक है, 1 से 2 घंटे में उनको इनकरेज करना है डीप ब्रीथ के लिए, ठीक है। एंड टीच अलर्ट पेशेंट टू डीप ब्रीथ और यान एवरी आवर और टू यूज़ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर व्हेन ऑर्डर, ठीक है। और फिर पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है, मतलब उनको बताना है डीप ब्रीथ के क्या फ़ायदे हैं, उनको करने के लिए कैसे किया जाता है, वो टेक्निक सब बताना है उनको, ठीक है। और एक डिवाइस आता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसमें क्या होता है ना कि ये मेज़र करता है कि कितना मतलब वो पेशेंट जो है वो कितना बॉडी के मतलब कितना एयर इनहेल कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इनहेल करेगा ना एयर, तो ये जो पिस्टन होता है ना वो अप हो जाता है, ठीक है, और फिर वो मेज़र मतलब बताता है, ठीक है, कि कितना वो एयर इनहेल कर रहा है पेशेंट। तो ये करना है। उसके बाद है कंट्रोल्ड कफिंग, ठीक है, ए कॉमन थेरेपी फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन 3 डीप ब्रीथ्स एंड देन कफिंग विद द 3rd एक्सहेलेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड कफिंग एक टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि हर मतलब सबसे पहले 3 डीप ब्रीथ लेना है, ठीक है, और उसके जैसे 3rd ब्रीथ के बाद क्या होता है ना कि जैसे लास्ट में एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर को, तो उस टाइम क्या होता है कफ, उसके साथ साथ कफ भी करना होता है, तो पेशेंट को वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद है सीपीटी होता है चेस्ट फिजिकल थेरेपी, ठीक है, परकशन होता है, पोस्टल ड्रेनेज होता है। परकशन में क्या होता है, जो पेशेंट का चेस्ट है, ठीक है, तो उसको ना मतलब अपने हैंड से ये कपिंग एक पोजीशन देना है, हाँ, और फिर ये करना है। इससे क्या होता है ना कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और उसके वजह से जैसे ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी सिक्रेशन है, ठीक है, तो वो मूव करेगा। जैसे स्मॉलर एयरवे है तो वहाँ से मूव करेगा लार्जर एयरवे में, ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा कि फिर जो भी म्यूकस है, सिक्रेशन है, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो हम फिर इसको यूज़ करते हैं परकशन को, ताकि जो भी एयरवे है उसको हम क्लियर कर सकें, ठीक है। और पोस्टल ड्रेनेज में क्या होता है ना कि ये एक टेक्निक है जिसमें मतलब हम एक पोजीशन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, जैसे लेटा हुआ भी, बैठा हुआ भी, वहाँ से क्या होता है ना कि वो सिक्रेशन को जो होता है वो ड्रेन करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और फिर क्या यूजिंग ग्रेविटी, ठीक है, और वहाँ से क्या होगा कि वहाँ अगर सिक्रेशन बाहर हम निकाल रहे, रिमूव कर रहे हैं, तो उसका जो एयरवे होगा वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ensure that patient who are immobile have an adequate fluid intake because without adequate hydration pulmonary secretions become thick and tenacious and difficult to remove, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो वो पेशेंट है वो मतलब उसका फ्लूइड इंटेक हो वो अच्छा हो, ठीक है। अगर फ्लूइड इंटेक नहीं, अगर वो डिहाइड्रेशन में है जैसे पेशेंट है, ठीक है, तो क्या होता है सिक्रेशंस जो होता है वो थिक होगा, टेनेशियस होगा, तो वो इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो उसको फ्लूइड इंटेक उसका जो होता है वो मेंटेन हो रहना चाहिए, ठीक है। देन देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, इंक्रीज कार्डिक वर्कलोड एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरवेंशन है क्या, इनिशिएशन ऑफ फॉल रिस्क प्रिवेंशन, ठीक है।
तो इनिशिएशन ऑफ फॉल रिस्क प्रिवेंशन में 4 चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहले है रिड्यूस द चांसेस ऑफ फॉल, पेशेंट को गिरने नहीं देना है, ठीक है, उसको चांसेस को रिड्यूस करना है। उसके बाद है रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है, पहले उसको रिड्यूस द चांसेस ऑफ फॉल, उसके बाद है रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है। उसके बाद है मेंटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ मोबिलिटी, अब कितना मतलब वो पेशेंट कर सकता है, ठीक है, जितना मतलब कैपेसिटी है उसमें उतना रेंज ऑफ मोशन मतलब उसको मोबिलिटी मतलब उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है, प्रमोट करना है। उसके बाद इंश्योर ऑन गोइंग फॉलो अप, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है हमारी फॉल रिस्क प्रिवेंशन में, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टीच पेशेंट टू ब्रीथ आउट वाइल डिफिकेटिंग, लिफ्टिंग और मूविंग साइड टू साइड और अप इन बेड and not to hold their breath and strain to prevent increase cardiac workload, ठीक है। तो जैसे पेशेंट को वो बताना है कि जब वो डिफिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बॉबल डिफिकेट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ लिफ्ट अप कर रहे हैं या फिर साइड टू साइड मूव कर रहे हैं बेड पे, या तो वो उठ रहे हैं, ठीक है, तो उनको बताना है कि अपने जो भी मतलब खुल के सांस लेना है, ठीक है, डीप ब्रीथ लेना है, ताकि जो भी कार्डियक वर्कलोड है ना वो डिक्रीज हो सके, कार्डियक जो भी सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है। तो वो चीज़ें बतानी है पेशेंट को। उसके बाद है दे आर नर्सिंग इंटरवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन इमोबिलाइज्ड पेशेंट, ठीक है। तो क्या क्या करना, अर्ली एम्बुलेशन, ठीक है, जितनी जल्दी हो उनको मतलब इनकरेज करना है, उनको मूवमेंट उनमें लाना है, ठीक है। उसके बाद लेग फुट एंड एंकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो करना है। रेगुलरली प्रोवाइडेड फ्लूइड देते रहना है पेशेंट को। फिर फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंजेस, पेशेंट का जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहना है। और एंटी कोगुलेशन में इंक्लूड द यूज़ ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या करता है ना, एंटी कोगुलेशन है, ब्लड को थिन करता है, ठीक है, तो वो हमें पेशेंट को देना है जब भी उनको ज़रूरत हो। उसके बाद है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन, ठीक है, तो इसमें हम स्किन ब्रेकडाउन देखते हैं, प्रेशर अल्सर एंड पुअर स्किन टर्गर। स्किन ब्रेकडाउन और प्रेशर अल्सर मैंने डिस्कस कर चुका है अभी, ठीक है। तो स्किन टर्गर क्या होता है, स्किन टर्गर क्या होता है, व्हाट इज स्किन टर्गर, एनीवन? नो, स्किन टर्गर इलास्टिसिटी ऑफ स्किन। जैसे देखो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनका स्किन टर्गर अच्छा होता है, ठीक है, तो तुम जैसे स्किन को ऐसे करोगे, ठीक है, तो विद इन अ सेकेंड ये नॉर्मल पोजीशन पे मतलब लौट जाता है, ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन जिनका स्किन टर्गर मतलब सही नहीं होता है, अगर तुम ऐसे करते हो तो वो टाइम लेता है आने में, ठीक है, स्लोली आता है। जैसे तुम देखोगे डिहाइड्रेशन के पेशेंट में या फिर वोमिटिंग वगैरह जिनको हुआ है, ठीक है, तो उन सब पेशेंट में देखोगे क्या होता है ना कि स्किन टर्गर जो होता है वो मतलब पुअर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन क्या क्या करना है, ठीक है, तो मेंटेन क्लीन एंड ड्राई स्किन विदाउट एनी प्रेशर, फ्रिक्शन और सीयरिंग, ठीक है। तो जो भी स्किन है, ठीक है, तो उसको क्लीन करना है, ड्राई करना है, ठीक है, और जैसे विदाउट एनी प्रेशर, फ्रिक्शन से ज़्यादा उसको फ्रिक्शन मतलब रगड़ना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है उस पर, ठीक है, नहीं तो छिलने का डर रहता है, ठीक है। उसके बाद है टर्निंग एंड पोजिशनिंग एंड द यूज़ ऑफ थेराप्यूटिक सपोर्ट सर्फेसेज टू रिलीव प्रेशर, ठीक है। क्या करना है ना कि जैसे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट का, जैसे उसको टर्न कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे, तो उसको सपोर्ट देना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि अचानक से ऐसे मतलब रगड़ दिए, ऐसे कर दिए, तो उससे क्या होता है ना कि चांसेस होता है कि वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर स्किन केयर, क्लिनजिंग ऑफ सॉइल्ड एरियाज एंड यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजर एम्स टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ स्किन। जो भी स्किन केयर है, ठीक है, स्किन हाइजीन जो भी, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना है और स्किन के कंडीशन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है चेंज द इमोबिलाइज पेशेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्टिविटी लेवल, परसेप्चुअल एबिलिटी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड डेली रूटीन्स, ठीक है। जो भी इमोबिलाइज पेशेंट है उनके पोजीशन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू उनका क्या एक्टिविटी लेवल है, वो कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी। परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब हो गया कि वो परसेप्शन होता है ना एक, कि वो मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका क्या एबिलिटी है, ठीक है, उस चीज़ को वो कितना मतलब समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट के पोजीशन को चेंज करना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि क्या है, ठीक है, तो वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना, ठीक है। एंड डेली रूटीन्स, एंड उसके बाद इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू यूज सपोर्ट सर्विसेज डिवाइसेस फॉर रिलीविंग प्रेशर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब किसी में होता है कि प्रेशर अल्सर का 4 स्टेज होता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है, तो चलो ठीक है, किसी में होता है कि अल्सर मतलब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अगर ज़रूरत होता है तो प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम लोग मतलब एयर मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, हील बूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है।